हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वोकैब के और लिटरेचर के। कल जो सेशन था वो था ग्रामर का, आज जो सेशन है वो लिटरेचर और वोकैब को दोनों को मैंने कंबाइन करके जो है आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और स्टार्ट करते हैं DSSB के ऐड के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कोट है, 5 things you can't recover in life: a stone after it is thrown, a word after it is said, time after it's gone, ट्रस्ट आफ्टर इट्स लॉस्ट, एन ओकेजन आफ्टर इट्स मिस्ड। कि अगर एक पत्थर फेंक दीजिएगा तो वो पत्थर दोबारा नहीं मिलेगा। एक शब्द जो कहा गया वह शब्द, कमान से निकला हुआ तीर और जीवान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। समय जो चला गया, एंड ट्रस्ट, और एक बार विश्वास चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। और अगर ये ओकेजन आप मिस कर दें तो वो कभी लौट के नहीं आएगा। इसी बात के साथ, इसी कोट के साथ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्लाइड। The song Take Oh Take Those Lips Away occurs in which play? ये जो लाइन्स हैं कि भाई take oh take those lips away, ये लाइन्स ली गई हैं शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्ले मेजर फॉर मेजर से। ये शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले है along with 2 other प्रॉब्लम प्लेज। ये शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले है अलॉन्ग विथ 2 अदर प्रॉब्लम प्लेज जिनका नाम है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। और ये मेजर फॉर मेजर है जिसमें भाई जैसे को तैसा, और इसमें ये जो टाइटल है इसमें एक बॉय है वो ये गाना गा रहा है टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। तो ये लाइन्स हैं मेजर फॉर मेजर की। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। The next question is Sydney's Arcadia is drawn by Shakespeare in। सिडनी का आर्केडिया शेक्सपियर के कौन से प्ले में हमें देखने को मिलता है? तो सिडनी के आर्केडिया सर फिलिप सिडनी ने लिखा था आर्केडिया। आर्केडिया का एक पार्ट है जिसमें फादर एंड सन के बीच में डिफरेंस को दिखाया गया है, और सेम यही प्लॉट किंग लियर में दिखाया जाता है अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर और उसके बेटों के बीच में। तो ये सिडनी के आर्केडिया जो है दैट ब्रीथ्स इन किंग लियर, शेक्सपियर के किंग लियर में। किंग लियर जो कि वैसे तो किंग लियर जो है वो आधारित है पूरा का पूरा किंग लियर और उनकी तीनों बेटियों पर, बट ये भी दिस इज ऑल्सो अ सब प्लॉट ऑफ किंग लियर। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड्स विदाउट अ क्लाइमैक्स? ऐसा कौन सा प्ले? क्लाइमैक्स की अगर हम बात करें तो क्लाइमैक्स का मतलब होता है, क्लाइमैक्स जो वर्ड लिया गया है उसका है कि भी क्लाइमैक्स छोटे छोटे असेंडिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस को लगाया जाता है। अब कौन सा प्ले है जिसमें क्लाइमैक्स ही नहीं है, विदाउट एंडिंग विदाउट अ क्लाइमैक्स? तो ये कौन सा प्ले है? ट्वेल्थ नाइट है, किंग जॉन है, सिम्बलीन है, ये ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है। तो ये प्ले है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ये प्ले इतनी एब्रप्टली एंड होता है कि इसका यही नहीं पता चलता कि व्हाट डिड द राइटर वांट टू से। तो इसीलिए ये जो प्ले है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, इट एंड्स विदाउट अ क्लाइमैक्स। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो प्ले है शेक्सपियर का, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर पे किम में जो चल रहा था उस बीच में जो ये कहानी है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की चलती है। तो शेक्सपियर से पहले ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की कहानी जो कही है पोएम के फॉर्म में वो चौसर ने कही है, और उसको ये जो कि लगता है कि शेक्सपियर ने चौसर के ट्रोइलस एंड क्रेसिडा से प्रभावित होकर इस प्ले को लिखा है। और जैसे चौसर ने क्रेसिडा को कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं ठहराया था और उसके कैरेक्टर को केवल एनालाइज किया था, इन द सेम वे इस प्ले में भी क्रेसिडा को कहीं सही या गलत की भूमिका में नहीं रखा गया है। तो ये ट्रोइलस एंड क्रेसिडा एक ऐसा प्ले है जो बिना क्लाइमैक्स के ख़त्म हो जाता है। बोकैचियो's डेकामेरॉन इज echoed in Shakespeare's। बोकैचियो एक इटालियन राइटर थे, उन्होंने डेकामेरॉन लिखा जिसका मतलब है 100 टेल्स, जो इसमें जैसे बिल्कुल चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है वो भी बोकैचियो के डेकामेरॉन पर ही आधारित है। और शेक्सपियर ने बोकैचियो के डेकामेरॉन से कौन सा प्ले का सोर्स जो है वो लिया है? तो वो प्ले का सोर्स है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल ये बोकैचियो का डेकामेरॉन देखने को इसमें हमें मिलता है। मतलब ये प्ले बोकैचियो के डेकामेरॉन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। In July 1639, Milton wrote an elegy on his best childhood friend's death. Name it.
मिल्टन ने अपने दोस्त की मृत्यु पर एक एलिजी लिखी है और दैट इज़ एपिथेलेमियन डेमोनिस। तो ये है एपिथेलेमियन डेमोनिस जो है वो मिल्टन ने अपने दोस्त चार्ल्स डिओडिटी की मृत्यु पर लिखी है और ये उनके साथ पढ़ा करते थे, सेंट पॉल स्कूल में पढ़ते थे और मिल्टन ने अपने दोस्त की मृत्यु पर इसे लिखा है। Which book was about the temptation of Christ? जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी। ये जो पैराडाइज लॉस्ट थी ये फर्स्ट, जो ये एक सेकेंडरी एपिक है, ये आई सबसे पहले जब ये 1667 में आई तो ये 10 बुक्स में थी। जब ये रिवाइज होकर आई तो ये 12 बुक्स में आई। उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि तुमने पैराडाइज लॉस्ट तो लिख दिया, एलवुड ने, व्हाट अबाउट पैराडाइज रीगेन्ड? तो मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन्ड लिखी। पैराडाइज रीगेन्ड एक मिनी एपिक है जिसमें केवल 4 किताबें हैं। ये उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड लिखी। पैराडाइज रीगेन्ड लिखने के बाद उन्होंने इसमें जो कहानी थी वो थी क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इंसान मैन को वो ब्लिस्ड सीट दोबारा दिलवाना, जो ब्लेस्ड सीट दोबारा दिलाना, वो ब्लिसफुल स्टेट दोबारा दिलवाना जो गार्डन ऑफ ईडन में उनके पास थी। मगर जैसे ही सैटर्न को ये पता चला उसने क्राइस्ट को लुभाने की पूरी कोशिश करी। इसका एक बहुत फेमस जो है वो लाइन भी है, माई राइजिंग इज़ दाई फॉल, कि जैसे जैसे मैं उठूंगा वैसे वैसे तुम्हारा फॉल होगा। तो माई राइजिंग इज़ दाई फॉल। तो ये जो पूरा पैराडाइज रीगेन्ड है दैट इज़ बेस्ड ऑन द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, कि सैटर्न क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है मगर वो बुरी तरीके से इसमें असफल होता है। तो ये है बुक है पैराडाइज रीगेन्ड। एजियस इज़ अ फेमस कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। कई बार कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। तो एजियस एक फेमस कैरेक्टर है मिडसमर नाइट्स ड्रीम का। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो शेक्सपियर की एक बहुत ही जो है अच्छी, मतलब एक रहस्य रोमांच से भरी हुई एक अच्छी सी कॉमेडी है। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में से ये लिया गया है। एजियस कैरेक्टर है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। शेक्सपियर बोरोड द प्लॉट फॉर हिज कॉमेडी ऑफ एरर्स फ्रॉम। जितने भी एलिजाबेथन राइटर्स थे वो अपनी ट्रेजेडी के लिए दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सेनेका, और वो कॉमेडी के लिए प्लेट्यूज एंड टेरेंस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये भी जो है एक मेनकेमी ट्विंस करके एक किताब है जो कि लिखी है प्लेट्यूज ने, उससे लिया गया है इसका प्लॉट, कॉमेडी ऑफ एरर। मेनकेमी ट्विंस है पूरा बुक का नाम, और वो लिखी किसने है? प्लेट्यूज ने। तो ये है मेनकेमी बाय प्लेट्यूज। Who among the following is not a poem? ये who नहीं होना चाहिए, ये which होना चाहिए। Which among the following is not a poem? इनमें से कौन सी पोएम नहीं है? तो वो है स्वान सॉन्ग, गॉल्सवर्दी का स्वान सॉन्ग जो है that is not a poem. द कैरेक्टर ऑफ वॉल्यूमनिया अपीयर्स इन। शेक्सपियर का जो एक रोमन प्ले है कोरियोलिनस, जिसमें कोरियोलिनस का नाम जो है जब वो करियोली को जीतता है तो उसका नाम कोरियोलिनस पड़ता है। कोरियोलिनस की मदर का नाम है वॉल्यूमनिया, जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है जस्ट लाइक हर सन, और वो अपने बेटे को बहुत बुलंदियों पे चढ़ते देखना चाहती है। तो वॉल्यूमनिया इज़ द मदर ऑफ कोरियोलिनस। तो ये है कैरेक्टर कोरियोलिनस से लिया गया। वर्ड्सवर्थ is referring here as a 6 years darling of pygmy size too. वर्ड्सवर्थ ने किसको 6 साल की एक छोटी सी बच्ची जो है वो कहा है, तो को कहा है किसे? दैट इज कॉलरिज चाइल्ड। वो कॉलरिज के बच्चे को जो है वो कहा है which play of Shakespeare
showed lovers who mocked each other in public। कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें जो लवर्स हैं वो एक दूसरे को पब्लिकली जो है वो उनका मजाक उड़ाते हैं? तो वो प्ले है दैट इज़ मच अडो अबाउट नथिंग, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे का, बीट्रिस और वो दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। और जो वैसे तो इसके मेन कैरेक्टर जो है वो हीरो है, लेकिन जो इसमें बीट्रिस और दोनों के दोनों जो हैं जो लवर्स हैं वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। इवन इस प्ले का जो टाइटल है मच अडो अबाउट नथिंग, इसका भी मतलब है कि मच फस ओवर नथिंग, कि किसी बेकार की बात पर जो है ट्रिवियल मैटर पे बहुत ज़्यादा फस क्रिएट कर देना। तो ये जो है शोड लवर्स हु मॉक्ड ईच अदर इन पब्लिक, दैट इज मच अडो अबाउट नथिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डू वेंडर एवरीवेयर स्विफ्टर देन द मून स्फेयर, दीज लाइन्स अकर इन। आई डू कि आई डू वेंडर एवरीवेयर, मैं सब जगह घूमा। स्विफ्टर देन द मून स्फेयर कि मून के स्फेयर से भी तेज जो है वो घूमा। तो जो घूमता हूँ, तो ये कौन सी उसमें लाइन पाई जाती है? ये लाइन है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो मैंने अभी आपको बताया मिडसमर नाइट, जिसमें जो हिप्पोलाइटा और ओबेरॉन, टाइटेनिया, पक, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये में कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ जो हैं वो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स लिए गए हैं। तो ये प्ले है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। Deformed, unfinished, sent before my time into this breathing world, scars half made up, these lines occur in। deformed, unfinished, sent before my time कि भाई deformed है, unfinished है, समय से पहले भेजे गए हैं, scars half made up, ये lines जो हैं वो ली गई हैं शेक्सपियर के प्ले रिचर्ड थर्ड से। these lines have been taken from रिचर्ड थर्ड। is about the slow erosion of a republic caused at least partly by the selfishness of politicians। ये कौन सा प्ले है जो स्लो इरोजन ऑफ रिपब्लिक को दिखाता है कि भाई रिपब्लिक का धीरे धीरे विनाश दिखाता है क्योंकि पॉलिटिशियंस की सेल्फिशनेस की वजह से। ये जो रिपब्लिक का विनाश दिखाने वाला और पॉलिटिशियंस की वजह से है वो प्ले है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक ऐसा प्ले है जिसका टाइटल कैरेक्टर जो है वो कहीं से कहीं तक भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसका प्रोटैगनिस्ट ब्रूटस है, मगर ये प्ले किसके नाम पर है? जूलियस सीजर के। जूलियस सीजर इज़ वन ऑफ द प्लेज, वन ऑफ द रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर। और जूलियस सीजर में नाम भले ही सीजर का है, बट सीजर इज़ नॉट द हीरो। सीजर ना प्रोटैगनिस्ट है ना एंटेगनिस्ट है। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है दैट इज ब्रूटस और एंटेगनिस्ट है दैट इज एंटनी। became a prototype for the hero in search of his own self and meaning। वो कौन सा हीरो है जो स्वयं की ही तलाश करता रहता है? इसका सबसे बढ़िया वो भाई ये जो शेक्सपियर का हीरो है दैट इज हैमलेट। हैमलेट के साथ प्रॉब्लम ये है ही थिंक्स टू मच, वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। ही इज़ ऑलवेज इन द क्वेस्ट ऑफ हिमसेल्फ, खुद के बारे में सोचता रहता है और इसीलिए वो बहुत जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाता। हैमलेट का जो ट्रैजिक फ्लॉ है दैट इज़ इनडिसिसिवनेस। ही इज़ अनेबल टू टेक डिसीजन एट द राइट मोमेंट। Summarizes the human themes of doubt, despair, ambition and moral dilemma। कौन सा प्ले है जो ह्यूमन थीम, भाई हमेशा संदेह में, निराशा में, मॉरल डिलेमाज में जो रहता है, वो कौन सा प्ले है जिसकी थीम ये है? तो ये है दैट इज नन अदर देन हैमलेट। हैमलेट में, हैमलेट एंड में जो है अपने फादर के हत्यारे को मारता है क्लॉडियस को, बट थ्रू आउट द प्ले ही रिमेन्ड इन डिलेमा वेदर ही शुड डू दैट दिस, वेदर ही शुड दिस और ही शुड डू दैट। तो ये जो है डिलेमा में रहता है वो, इसीलिए ये प्ले है कौन सा? हैमलेट।
I'll make a star chamber matter of it. ये लाइन्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? ये लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ दिखाने वाले प्ले यानी कि द मैरी वाइव्स ऑफ विंसर में, जिसमें शेलो ये लाइन्स बोलता है I'll make a star chamber matter of it. तो इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ कौन दिखाता है, तो वह द मैरी वाइव्स ऑफ विंसर, और इसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है कि भाई ये लाइन्स हैं आई विल मेक अ स्टार चैम्बर मैटर ऑफ इट. Oh, it is excellent to have a giant strength, but it is tyrannous to use it like a giant. कि भाई बहुत अच्छा है कि एक बहुत शक्तिशाली होना, मगर उसको जानवरों की तरह यूज़ करना ये बहुत ही ख़राब है. ये लाइंस कही गई हैं मेज़र फॉर मेज़र, जो मैंने आपको बताया था शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले है, जिस प्ले में सारे के सारे ही गिल्टी हैं, और उसमें जो है भाई जो मेज़र फॉर मेज़र ये जो प्ले है इसमें दिखाया गया है कि जो अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम जो है इस दुनिया के रखवाले हैं और हम जो है कानून के रखवाले हैं, वो खुद ही जो है मौका मिलते ही कानून तोड़ने से बाज नहीं आते हैं. तो ये जो लाइंस हैं ये मेज़र फॉर मेज़र की लाइंस हैं. होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट्स. दिस डायलॉग अकर्स इन कि भाई ये होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट्स, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस ली गई हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना से. ये हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की लाइंस हैं. द रीजन फॉर सैटन्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज. सैटन के फॉल को हम दिखा सकते हैं बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज प्राइड, घमंड की वजह से. The reason for Eve's fall might be described as that is vanity. देखिए सैटर्न का जो डाउनफॉल होता है वो है प्राइड की, घमंड की वजह से. ईव का जो डाउनफॉल होता है वो वैनिटी की वजह से, मूर्खता की वजह से ईव का डाउनफॉल होता है. जब सैटर्न उसे टेम्प्ट करता है और वो टेम्पटेशन में आकर उस फॉरबिडन फ्रूट को तोड़ कर ले आती है तो फॉल जो है वो हो जाता है, तो वो वैनिटी की वजह से है. एंड द मेन रीजन फॉर एडम्स फॉल माइट बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कि भाई एडम का फॉल किस वजह से होता है? वो बेचारा तो बिना बात के ही जो है उसका फॉल हो जाता है. दैट इज लव फॉर ईव, ईव की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको पता है कि पहले ही गॉड ने जो है वार्निंग के तौर पर बता दिया था कि उनको वो फ्रूट नहीं खाना है, मगर जस्ट बिकॉज ऑफ ईव ही ऑल्सो टेस्टेड दैट फ्रूट, दैट फॉरबिडन फ्रूट. So love for Eve. Oh, loss of sight of hair, I most complain, blind among enemies. Oh, worse than change, dungeon or beggary or decrepit age, from which of Milton's work these lines have been taken. ये लाइन्स मिल्टन के सैमसन एगनिस्टिस से ली गई है. मिल्टन के ने सैमसन एगनिस्टिस को लिरिकल पोएम कहा है, आप चाहें तो प्रीफेस पढ़ सकते हैं. और मिल्टन ने इस पोएम में बताया है कि सैमसन, जिसे भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिला हुआ था, लेकिन चूंकि उसने भगवान की आज्ञा नहीं मानी, इसी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ. और वो जो है अपने आप बारे में ये कह रहा है कि अंधा हो गया है, बुरी तरीके से रैग्स पहने हुए बैठा हुआ है, और वो कहता है कि मैं फिलिस्तीन्स के बीच में, एनिमीज़ के बीच में अंधा हो गया हूँ, और इस चेन कि बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठा हुआ हूँ. और ये लाइंस जो हैं वो ली गई हैं सैमसन एगनिस्टिस में, जिसमें सैमसन जो है वो अपनी प्लाइट के बारे में बता रहा है. ये 1671 में आई थी मिल्टन की पोएम. हैंस लोथ्ड melancholy of Cerberus and blackest midnight born, from which work of Milton these lines have been taken. मिल्टन की दो कंपेनियन पोएम है अलीग्रो एंड अल पेंसरोसो, जो कि जो पोएम्स जो है दे आर विदाउट एनी टच ऑफ प्यूरिटनिज्म.
बिना किसी प्यूरिटनिज्म के टच के हैं। ये होटन पोएम्स हैं और इसमें मिल्टन जो है वो इससे पहले अलीग्रो लिखी है हैप्पी मैन, और पेंसिलोसो में द पेंसिव मैन और द अनहैप्पी मैन, और उसमें वो मेलंकली के दुख की देवी को बुला रहा है और उससे कह रहा है कि जो ये जॉयज़ हैं ये तो केवल धोखा देने वाले होते हैं। हेंस लोथ मेलंकली ऑफ फ्रॉम बॉन्ड, सॉरी ये जो लाइन है वो उल्टा बोल गई कि हैंस लोथ मेलंकली, इसमें तो वो मेलंकली को लोथ कर रहा है यानी कि उससे घृणा कर रहा है, और उसमें मेलंकली को उसने कहा है कि यू आर बॉर्न ऑफ सर्बरस, सर्बरस इन ब्लैकेस्ट मिडनाइट, सर्बरस इज़ द डॉग ऑफ हेल, कि उससे तुम पैदा हुई हो ब्लैकेस्ट मिडनाइट से। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस तो अलीग्रो से ली गई हैं, और इसमें जब मेलंकली को वो बुलाता है, मतलब तो वो बुलाता है पेंसिलोसो में। Milton's On the Distraction which followed upon my writing certain treatises falls under the category। ये जो मिल्टन का वर्क है On the Distraction which followed upon my writing certain treatises falls under the category that is sonnet, and let me check। ये है तो सोनेट, लेकिन ये डिट्रैक्शन है। ऑन द डिट्रैक्शन विच फॉलोड अपॉन माई राइटिंग सर्टेन ट्रीटाइजेस फॉल्स अंडर द कैटेगरी, ये सोनेट है और ये है सोनेट 11। ये सोनेट 11 है मिल्टन का। Now the next question is first heard before the shallow cuckoo's bill portent success in love, these lines are the part of Milton's। हाँ जी, मिल्टन ने भी एक सोनेट लिखा है और मिल्टन ने सोनेट लिखा है टू द नाइटिंगेल। मिल्टन के एक सोनेट का नाम है टू द नाइटिंगेल, और उसी में से ये लाइंस हैं जिसमें उन्होंने दो बर्ड्स को कंपेयर करा है, कुकू को और नाइटिंगेल को कंपेयर किया है। Whether the muse or love call thee his mate, both them I serve and of their train am I, from where have these lines been taken? ये lines भी ले गई हैं from whether the muse or love call thee his mate, both them I serve and of their train am I, ये lines भी ली गई हैं to the nightingale से, मिल्टन की पोएम, मिल्टन के सोनेट टू द नाइटिंगेल से। When did Milton write his sonnet to the nightingale? तो मिल्टन ने ये सोनेट लिखा है 1630 में, ये सोनेट लिखा गया है टू द नाइटिंगेल। इट वॉज रिटन इन 1630। तो यहाँ तक हुए आपके ये क्वेश्चंस लिटरेचर के। चलिए अब बात करते हैं ग्रामर की, वोकैबलरी की। वन हु इज़ अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? जो धर्म विरोधी होता है, धर्म विरुद्ध होता है, दैट इज नोन एज हेरेटिक। उसे हेरेटिक जो है वो कहा जाता है, धर्म विरोधी को कहा जाता है हेरेटिक। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स। ये 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स, फ्लैग्स के कलेक्शन को कहा जाता है बंटिंग। उसे बंटिंग कहा जाता है फ्लैग्स के कलेक्शन को। वन हु फ्लॉन्ट्स न्यूली अक्वायर्ड वेल्थ, कुछ ऐसे लोग जो नए नए अमीर बनते हैं तो हर चीज़ में जो है वो अपने पैसे की शान जो है वो दिखाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? दैट्स नोन एज, नए नए नवाब बोलते हैं जिसे पवेनु। दे आर नोन एज पवेनु, कि जो है जो नए नए नवाब होते हैं दे आर नोन एज पवेनु। अघास्ट एट, बहुत ही ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ पर डर जाना जो होता है, दैट इज़ नोन एज अघास्ट एट। तो ये अघास्ट एट फिल्ड विथ फियर, घास्ट घोस्ट से याद रख सकते हैं, फिल्ड विथ फियर, बहुत ज़्यादा डर जाना। एन ओल्ड फ्लेम है ये, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है अ स्वीट हार्ट। एक पुरानी प्रेमिका को बोलते हैं, एक्स प्रेमिका को बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। नाउ द सिनोनिम्स। सुपाइन, सुपाइन का ऐसे देखिए कि जो बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति जो लेथार्जिक होता है, जो कुछ भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं रखते, कुछ भी कहो बहुत ही ऐसे जाएंगे, बस
चलते चले जाएंगे और फिर उसे लड़खड़ाते कदमों से जाएंगे और लड़खड़ाते कदमों से वापस आएंगे, जिनका कुछ करने का जी नहीं करता, दे आर नोन एज सुपाइन। तो इसका आपका सिनोनिम हुआ इनएक्टिव। क्विंट, अजीब, बहुत ही अजीब, विचित्र, स्ट्रेंज को कहा जाता है क्विंट। जैसे कुछ क्विंट मूवीज होती हैं, तो क्विंट का जो आपका सिनोनिम होगा दैट विल बी कुकी, विचित्र, अजीब। लियन, लियन या लीन, दोनों में से कुछ भी प्रोनाउंसिएशन इसका ठीक है, लियन या लीन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर अपना लीगल क्लेम दिखाना, दैट इज़ नोन एज लीन। कि लियन या लीन कहा जाता है किसी चीज़ पर अपना अपना कानूनी हक दिखाने को बोला जाता है, लियन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाम। क्वाम का है दैट इज कंपंक्शन। क्वाम का सिनोनिम है दैट इज कंपंक्शन। रीपास्ट, रीपास्ट जो वर्ड है ये देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट से संबंधित कोई चीज़ होगी, लेकिन ये इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो केवल कंफ्यूज करने वाले होते हैं। इनका मतलब है, रीपास्ट का मतलब है दैट इज़ मील, खाना, भोजन, दैट इज़ मील, रीपास्ट। आर्बिट्ररी, अब ये एंटोनिम्स लेने। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि जो चीज़ थोपी हुई होती है, मन मुताबिक होती है, दैट इज़ नोन एज आर्बिट्ररी। तो मन मतलब जिसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट विल बी परएम्प्ट्री। परएम्प्ट्री मतलब होता है न्यायोचित, न्याय संगत जो होता है उसे कहा जाता है परएम्प्ट्री। आर्बिट्ररी मनमाना, जो जैसा करे हुए उसे कहा जाता है आर्बिट्री, बस थोप दो। और परएम्प्ट्री का मतलब होता है कि किसी चीज तर्क संगत जो होता है उसे कहा जाता है परएम्प्ट्री। एसिडुअस जो मतलब होता है बहुत मेहनती, कायदे से चलना, मेहनत करना, दैट इज एसिडुअस। अब उसका एंटोनिम क्या होगा? हैपहैज़र्ड। आज मेहनत कर ली, कल नहीं करेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज हैपहैज़र्ड। ऑडेशियस, ऑडेशियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो होती है, जो जिद्दी जो होते हैं, मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जिद करने वाला जिद्दी जो होते हैं उसे ऑडेशियस कहा जाता है। ऑडेशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जिद्दी, किसी बात पे अड़ जाने वाले, निर्भीक जो होते हैं, बहुत ही साहसी जो होते हैं, उन्हें ऑडेशियस कहा जाता है। अब ऑडेशियस का जो एंटोनिम होगा वो होगा जो सतर्क रहने वाले, जो दूसरों के बारे में भी भाई सोच समझ के कार्य करने वाले। जो ऑडेशियस होंगे ना वो होंगे कि भाई बिना सोचे समझे खतरा उठा लेने वालों को ऑडेशियस कहा जाता है। और जो सोच समझ के सतर्क सावधानी रखने वाले होंगे वो होंगे डिस्क्रीट। तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट विल बी डिस्क्रीट। नाउ द बेट, बेट का मतलब होता है लुभाना, ललचाना, धोखा देने के लिए यूज़ करना। तो वो जो बेट, जैसे आपने देखा होगा मछली पकड़ने के लिए बेट डाली जाती है, तो बेट्स जो है उसे कहते हैं, तो केवल फंसाने के लिए, सामने से दिखा के। जैसे अगर आप कहते हैं कि भाई किसी को अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट का ऑफर दिखाया जाता है और ऑब्वियसली बहुत कम समय में बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बहुत लाभ नहीं मिलता, तो दैट इज़ बेट, केवल लोगों को फंसाने के लिए। तो उसका एंटोनिम होगा बेनिफिट, जो वाकई में किसी चीज़ से बेनिफिट जो है वो हो, तो दैट इज़ बेनिफिट। एंड द लास्ट वर्ड इज गाउश। गाउश का मतलब होता है फूहड़, बिल्कुल ही जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे एक आपने कह देखो कुछ लोग जब काम करते हैं या कुछ ऐसे काम होता है कि भाई माना काम सही है, लेकिन जो उसके पीछे जो वो तूफान चला आता है उसे समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, दैट इज़ नोन एज गाउशनेस। तो गाउश का मतलब होता है बहुत ही असभ्यता से, बहुत ही गंदे तरीके से काम करना। फूहड़ को बोला जाता है जिसमें कोई भी कायदे से काम ना होना हो तो उसे गाउश कहा जाता है। तो गाउश का जो उल्टा होगा दैट विल बी पॉलिश्ड। इसका आंसर होगा रिफाइंड, पॉलिश्ड। बहुत ही कायदे से, तमीज़ से काम करना उसे कहा जाता है पॉलिश्ड। गाउश
दैट इज पॉलिश्ड। तो ये हुआ आज के क्वेश्चंस और मिलते हैं कल, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल।